नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य, जिसमें काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा वाला साहित्य, भाषा साहित्य ना वाला सब्जेक्ट आपका चल रहा था। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 9 पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 9 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है जनपदी एवं लोक साहित्य, और इस कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं जनपदी साहित्य का अर्थ क्या होता है, उसका इतिहास कितना पुराना है, और साथ ही साथ में हम जानेंगे लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, इन दोनों में अंतर क्या है। बेसिकली हम इन दोनों को एक ही समझ लेते, बट ऐसा है नहीं, है ना। तो आज जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से एग्जाम में हमसे अधिकतम गलतियां होती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर डायरेक्टली। आज थोड़ा सिस्टम कुछ लग रहा है परेशान करेगा, बट इट्स ओके। दोस्तों साउंड वगैरह का आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, सब क्लियर आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको थोड़ा एडिट करवा लेंगे ना। ये सब एड जो है आप देख पा रहे हैं कि सब प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, मिल जाएंगे। 70 से ज्यादा सब्जेक्ट अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब पर। और आप ही बीए वालों के बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक के लगभग 70 सब्जेक्ट अब तक हो चुके हैं। आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, तो आप डायरेक्टली जाइए इस चैनल की प्ले लिस्ट में। वहां जाओगे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां चेक कीजिए। वहां पर अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसको पढ़ा दीजिए, तो मैं आगे प्रयास करूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। और ये सब जो है आपका आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स है। जो मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को 2025 में दिया था, है ना, बिल्कुल उसी आधार पर 2026 के लिए भी मॉडल पेपर के जो आंसर शीट है ना वो रेडी है। और मॉडल पेपर में आप लोगों को फरवरी के एंड में आप लोगों को देने वाला हूं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एग्जाम से एक डेढ़ या 2 महीने पहले आपको इस बार मॉडल पेपर मिल जाएंगे। पिछले साल में बहुत जल्दी नहीं दे पाया था, बट इस साल में प्रयास करूंगा कि फरवरी के एंड तक आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है ना। तो उन सभी मॉडल पेपरों के क्वेश्चन आंसर के रूप में नोट्स अगर आप चाहते हैं तो नोट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। जिसमें 15 आईएमपी क्वेश्चन होंगे और 15 जो है आपके दीर्घ प्रकृति के आईएमपी क्वेश्चन होंगे, और 10 लघु प्रकृति के आईएमपी क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चनों के आंसर भी सटीक एक अच्छे से लैंग्वेज के साथ लिखे होंगे, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से ना, जिसमें साथ में ये बताया जाएगा आपको उसी आंसर शीट में कि किस तरह से, किस फॉर्मेट के साथ में आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है, मैं आपको यही बता दूं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की नोट चाहते हैं तो 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, और अगर आप ऑल सब्जेक्ट की नोट चाहते हैं फाउंडेशन कोर्स को छोड़ के, तो वो 249 में आपको ऑल सब्जेक्ट जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, ये सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर फाउंडेशन की नोट्स भी आप चाहते हैं इसी प्रकार से आईएमपी कंटेंट के साथ में और सरल भाषा में दी गई हो, तो चारों सब्जेक्ट फाउंडेशन के हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता, ये आप ले सकते हैं 149 के सब्सक्रिप्शन में। क्लियर है। तो आपको जिसका भी सब्सक्रिप्शन चाहिए या ऑल चाहिए तो आप ऑल भी सिलेक्ट करके, और इस जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप हमारी टीम के द्वारा आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपने सेशन की ओर मूव करते हैं। सेशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें यूनिट फर्स्ट से लेकर सेकंड तक अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज फाइनली जो हमें बात करनी है वो यूनिट थर्ड के पहले टॉपिक पर, और ऐसे का सिलेबस अकॉर्डिंग देखोगे तो टॉपिक नंबर 9 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जनपदीय एवं लोक साहित्य के परिचय पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरे 15 टॉपिक हैं, और 15 ही टॉपिक पर वन बाय क्लासेस हो रही है। ये सीरीज जो है कंप्लीट 15 लेक्चरों की सीरीज है, ठीक है ना। आइए टेबल ऑफ कंटेंट में जरा देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर देख के तो आप समझ गए कि सर 6 पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिरी के 6 नंबर में हम 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और उससे ऊपर 5 नंबर में हम एग्जाम टिप्स समझेंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो आपका टॉपिक है ये 4 पॉइंट में होने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जनपदीय साहित्य के अर्थ की, कि जनपदीय साहित्य क्या होता है। इसको समझने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, फिर पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे जनपदीय साहित्य का इतिहास कितना पुराना है ना। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में हम लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, इन दोनों में क्या माइनर सा डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को समझेंगे, अंतर को समझेंगे। और पॉइंट नंबर 4 में जनपदीय साहित्य की कुछ विशेषताओं पर भी दृष्टि डालने वाले हैं। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 4 के माध्यम से आपका ये पूरा टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जिन दोस्तों को हिंदी साहित्य में प्रॉब्लम आती है, जिनको कठिन विषय लगता है ना, वो इस सेशन को जरूर देखिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पूरे टॉपिक में कहीं से कहीं तक आपको डाउट नहीं रहेगा। और बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंट नंबर 5 में एग्जाम टिप पर बात करेंगे, और पॉइंट नंबर 6 में 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखने वाले जिनकी एग्जाम में आने की संभावना। लेकिन इस सबसे पहले तो ये देख ले कि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो मॉडल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों पर अगर बात करें दोस्तों तो आपके सामने 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं।
जिनका उत्तर सीधे सीधे आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में मिलने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है वो है जनपदीय साहित्य का आशय, अर्थ, है ना। तो जनपदीय साहित्य का आशय क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, सीधे सीधे कवर होगा। या इसको अथवा में पूछा जा सकता है कि जनपद साहित्य के अलग अलग रूपों पर प्रकाश डालिए, इसके अलग अलग टाइप कौन कौन से होते हैं, या लोक साहित्य और श्रेष्ठ साहित्य में क्या अंतर है, डिफरेंस है, ये हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और जनपदीय साहित्य के इतिहास बताइए, तो पॉइंट नंबर 2 में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या तो नोट डाउन कर लेना, या फिर इस क्लास नोट्स को डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आने वाली है ये पीडीएफ। चलिए अब शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले जनपदीय साहित्य क्या होता है, इसको आप आसान शब्दों में समझ लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत आगे चल के ना आए, है ना। देखिए दरअसल जनपद साहित्य, सिर्फ ये जो शब्द है ना दोस्तों, शब्द ही मात्र भारी भरकम है, इनके जब अर्थ पे जाओगे ना बहुत इजी हो जाएगा। जनपदीय साहित्य, तो यहाँ जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद का मतलब होता है एक समुदाय विशेष, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाला एक समुदाय, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाला एक समुदाय, उसको हम जनपद कहते हैं, है ना। अब जनपदीय साहित्य मतलब कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का या उस समुदाय का अगर कोई साहित्य हो, या उस समुदाय को केंद्र में रखकर अगर किसी साहित्य की रचना की गई हो, तो ऐसे साहित्य को हम जनपदीय साहित्य कहेंगे। इसका आसान मतलब तो यही हुआ, है ना। अब आइए थोड़ा एकेडमिक मतलब भी समझ लेते हैं जरा, संस्थागत मतलब क्या होता है इसका, क्या लिखा हुआ है सुनिए। जनपद का अर्थ पहले समझिए। जनपद का मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जहां पर एक विशेष समुदाय निवास करता है। अब मैंने क्या गलत बताया आप लोगों को, यही बोला है ना। अरे एक क्षेत्र विशेष में मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में एक विशेष समुदाय जो निवास करता है और जिसकी अपनी अलग पहचान हो, जिसकी अपनी अलग बोली हो और जिसकी अपनी एक अलग संस्कृति हो, उसे हम जनपद कहेंगे। क्या अब भी कोई डाउट है, कोई क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बताइए। जनपद किसको कहते हैं, जनपद का मतलब एक क्षेत्र विशेष में रहने वाला एक समुदाय जिसकी पहचान, बोली और संस्कृति ये सब अन्य लोगों से, अन्य समुदायों से अलग हो, ऐसे समुदाय को हम जनपद कहते हैं। अब जब सटीक रूप से दोनों शब्दों के एक साथ समझते हैं कि जनपदीय साहित्य क्या होता है दोस्तों, तो जनपदीय साहित्य वो साहित्य होता है जो किसी विशेष क्षेत्र, है ना, की स्थानीय बोली में रचा जाता है। अब समझिए ना, मान लेते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में जो समुदाय निवास करता है जिसकी संस्कृति, बोली या पहचान सब अलग है, अब उसे अगर अन्य भाषा वाला साहित्य पकड़ा दिया जाए तो क्या वो समझ पाएगा, वो पढ़ पाएगा? नहीं। तो यहां वही तो कहा गया कि जनपदीय साहित्य वो साहित्य होता है जो किसी विशेष क्षेत्र, जैसे अवध हो या ब्रज हो, बुंदेलखंड, भोजपुरी क्षेत्र, है ना, इन क्षेत्रों की स्थानीय बोली में अगर ऐसे साहित्य को रचा जाए तो उस साहित्य को हम यहाँ जनपदीय साहित्य कहेंगे। मतलब उस जनपद विशेष की भाषा में, उस जनपद विशेष की संस्कृति को टारगेट करके उसकी बोली में उस साहित्य को लिखा गया है। तो ये साहित्य उस क्षेत्र के लोगों के जीवन, उनके संघर्ष, उनके रीति रिवाज और उनकी लोक संस्कृति का दर्पण होता है। तो जब भी आप जनपदीय साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्टता ये क्लियर होता है कि वो किस जनपद से बिलोंग करता है ना। तो जनपदीय साहित्य का मतलब समझे आप लोग, जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाला समुदाय जिसकी संस्कृति, बोली सब अलग हो, है ना, अगर उसकी संस्कृति को टारगेट करके और उस बोली में अगर उस साहित्य को लिखा जाए तो उस साहित्य को हम जनपदीय साहित्य कहेंगे। और सरल शब्दों में सुन लीजिए, जब कोई रचनाकार मतलब कोई लेखक अपनी क्षेत्रीय भाषा, है ना, में वहां के जनजीवन को केंद्र में रखकर साहित्य की रचना करता है तो उसे जनपदीय साहित्य कहेंगे। अब यहां पर लेखक वहां का भी हो सकता है या बाहर का भी हो सकता है, मतलब उस क्षेत्र विशेष का भी हो सकता है या बाहर का भी हो सकता है, लेकिन वो उस जनजीवन, जिस क्षेत्र विशेष के समुदाय पर वो साहित्य लिख रहा है, उस क्षेत्र विशेष के समुदाय के जनजीवन को केंद्र में रखकर अगर वो किसी साहित्य की रचना करेगा तो उसे जनपदीय साहित्य कहेंगे। क्या अब क्लियर हुआ ये, है ना। चलिए अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझ लेते हैं कि इसका इतिहास कितना पुराना है, क्या इतिहास आजकल का है या कितना पुराना है। तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, जितनी पुरानी हमारी भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी पुरानी हमारी भाषाएं हैं
जनपदीय साहित्य का इतिहास भी उतना ही पुराना है। समझ आ रहा ना, जितनी भाषाएं, जितनी पुरानी हमारी भाषाएं हैं उतना ही पुराना जनपदीय साहित्य का इतिहास है। इसको हम 3 कालखंडों में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते, जरा सुनिए। आदिकाल और मध्यकाल की अगर बात करें, आदिकाल और मध्यकाल की, तो इस समय में कैसे ये उभर के आया। दरअसल हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर में लोक और जनपद की प्रधानता हुआ करती थी। आप हिंदी का कोई सा भी साहित्य उठा करके पढ़िए, आप कोई सा भी काव्य उठा करके पढ़ लीजिए प्राचीन समय का, उस समय में लोक और जनपद की ही प्रधानता हुआ करती थी। उस समय के विद्वान जो लेखक हुआ करते थे, विद्यापति जी, इनकी मैथिली और जायसी जी की अवधि, इन्होंने जनपदी संवेदनाओं से उसको अच्छे से ओतप्रोत कर दिया था। तो लोक और जनपद की प्रधानता उस समय के उस दौर के साहित्यों में हुआ करती थी। विद्यापति जो जिन्होंने मैथिली में अपने साहित्यों की रचना की, जायसी जिन्होंने अवधि में अपने साहित्यों की रचनाएं की, इनके साहित्य बहुत अच्छे से जनपदीय संवेदनाओं से, मतलब एक क्षेत्र विशेष या क्षेत्र विशेष के समुदाय की संवेदनाओं से, उनकी पीड़ाओं से, उनके जीवन यापन के तरीकों से, उनकी संस्कृति से ओतप्रोत हुआ करती थी। भक्ति काल में देख लीजिए, सूरदास जी हुआ करते थे, इन्होंने ब्रज भाषा में अपने साहित्यों की रचना की। तुलसीदास जी ने अवधि में, है ना, अवधि में साहित्यों की रचना की। तो इन्होंने, जब सूरदास और तुलसीदास जैसे लेखक आए और इन्होंने अपने साहित्यों की रचनाएं की, तो इन्होंने इन साहित्यों को जनपदीय सीमाओं से बाहर निकाल करके अखिल भारतीय पहचान दिलाई, अखिल भारतीय पहचान। सूरदास तुलसीदास से पहले ये साहित्य सिर्फ जनपदीय सीमाओं के अंदर ही प्रचलित हुआ करते थे। जनपदीय सीमाएं मतलब समझ गए ना आप लोग, उस क्षेत्र विशेष के अंदर ही वो साहित्य पढ़े जाते थे, सुने जाते थे। लेकिन जब सूरदास और तुलसीदास की एंट्री हुई साहित्य जगत में, तो इन्होंने अखिल भारतीय पहचान इनको दिलवाई। इसके बाद में काल आता है आदिकाल, माफ कीजिएगा, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में जब खड़ी बोली हिंदी शिष्ट साहित्य की मुख्य भाषा बनी, तब आंचलिकता और जनपदीय साहित्य की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्या मतलब हुआ इसका, जरा समझिए। आधुनिक काल में दरअसल खड़ी बोली जो थी, खड़ी बोली, ये खड़ी बोली जो है ना, हिंदी के शिष्ट साहित्य बन गया। शिष्ट साहित्य, खड़ी बोली। इस शिष्ट साहित्य का मतलब क्या हुआ कि अब इसका जो विस्तार था, अब एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं रहा, बल्कि पूरे अखिल भारत के लिए हो गया, पूरे भारत के लिए हो गया। ये खड़ी बोली एक अगर उदाहरण लूं तो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी उस समय में। और जब ये प्रोफेशनल लैंग्वेज मतलब शिष्ट साहित्य जब इसका बना, तब जाकर के आंचलिकता और जनपदीय साहित्य की आवश्यकता महसूस होने लगी। आंचलिकता, आंचलिकता मतलब एक अंचल विशेष में, और जनपदीय साहित्य मतलब एक क्षेत्र विशेष का, है ना। तो दोनों लगभग लगभग समान ही होते हैं। तो आंचलिकता और जनपदीय साहित्य की आवश्यकता महसूस हुई, और आगे चल करके एक महत्वपूर्ण पड़ाव आधुनिक काल में ही आता है, जब डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने एंट्री मार दी। जी हाँ, जरा सुनिए ध्यान से। आधुनिक काल का ही अगला पड़ाव है ये, आधुनिक काल का अगला पड़ाव है जब वासुदेव शरण अग्रवाल ने जनपदीय भाषाओं और उनके साहित्य में साहित्य के संरक्षण पर काफी जोर दिया। जी हाँ, वासुदेव शरण जब आए और उन्होंने ही यह प्रयास पहली बार किया कि जो क्षेत्रीय विशेष पर साहित्य लिखे गए हैं, जिन्हें हम जनपदीय साहित्य बोल रहे हैं, इन साहित्यों पर संरक्षण, है ना, मजबूत किया इन्होंने। फिर इनके बाद में फणीश्वरनाथ रेणु, है ना, जैसे लेखकों ने मेला आंचल जैसे बड़े बड़े काव्यों की रचना करके और जनपदी जीवन को मुख्य धारा के साहित्य में जोड़ दिया, मुख्य धारा के साहित्य से जोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से ये पूरा एक इतिहास, एक प्राचीन इतिहास रहा है जनपदीय साहित्य का। जनपदीय साहित्य आजकल का नहीं है, बल्कि जनपदीय साहित्य जब से हमारी भाषा, जब सोचिए ना, जब खड़ी बोली अपने एक सही रूप में आई, एक श्रेष्ठ साहित्य के रूप में आने लगी खड़ी बोली। अब आज खड़ी बोली एक क्षेत्रीय भाषा मात्र बन करके रह गई है अगर वर्तमान की बात करें तो, लेकिन खड़ी बोली एक समय में पूरे भारत में चलने लगी। उस समय में इनको, या इस प्रकार के जो जनपदीय साहित्य थे, इनको काफी महत्व दिया जाने लगा था, है ना। तो क्योंकि खड़ी बोली में अब पूरे भारत में इसको पढ़ा और सुने जाने लगा था। लेकिन ऐसे में जब वासुदेव शरण आए
तो उन्होंने जनपदीय भाषाओं को और जनपदीय जो साहित्य थे उनके संरक्षण की बात, पहली बार किसी ने इनके संरक्षण की बात की। और अग्रवाल महोदय के बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी आए और इन्होंने जो है एक साहित्य लिखा, मेला आंचल। मेला आंचल, और इसके माध्यम से जो जनपदीय जीवन था, जनपदीय जीवन या जनपदीय साहित्य, ये साहित्य की मुख्य धारा से जुड़ गया और फिर साहित्य के साथ में ये आगे बढ़ने लगा। और आधुनिक समय में आते आते, वर्तमान तक आते आते आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं, जनपदीय साहित्य को, है ना। तो जनपदीय साहित्य को एकदम नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, इन दोनों में अंतर क्या है। अब लोक साहित्य तो आपने समझा, शिष्ट साहित्य क्या होता है अब इसको जरा समझ लेते हैं। अब दोनों को डिफरेंस, दोनों को आपने तो आसानी से समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर अधिकतम छात्रों की गलती होती है, दोनों को एक ही समझ लेते हैं बच्चे, और एग्जाम में दोनों में कोई डिफरेंस कर ही नहीं पाते। जब एक समझते डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, और यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है जिससे नंबर कट जाते हैं। ये गलती आप लोगों को कम से कम नहीं करनी है ना। तो चलिए एक टेबल के माध्यम से इन दोनों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक मिनट, उसकी टेबल शो नहीं हो रही है, एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड के लिए मैं एक सेकंड का टाइम लूंगा आप लोगों से। उस सेटिंग में प्रॉब्लम हुई है, इसकी टेबल शो नहीं हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज करके, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं, सेटिंग तो चेंज कर दी है मैंने, अब शायद स्लाइड शो हो जाए तो अच्छी बात है। ओके ठीक है, हो गया। बहुत ज़्यादा ना उंगली करना मुझे आता नहीं है हो गया, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ये एक टेबल है ना। तो अब जब मैं रिवीजन लगा रहा था ना, तो मैं इसको थोड़ा समझ रहा था, उस समय में देखा था टेबल है यहाँ पर इसलिए मुझे याद था। बट वो एक्चुअली में बटन प्रेस करा था लेकिन आ नहीं रही थी टेबल, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यार टेबल कैसे गायब हुई यहाँ से, है ना। तो ये एक टेबल है, एक तरफ आप देख पा रहे हैं, एक तरफ लोक साहित्य को रखा है और एक तरफ शिष्ट साहित्य को। अंग्रेजी में फोक लिटरेचर, है ना, फोक लिटरेचर और स्टैंडर्ड लिटरेचर ये कहा जाता है। तो यहाँ पर एक तरफ आप देख पाएंगे फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पर आधार दिए गए, किस आधार पर हम डिफरेंस को देख रहे हैं, अंतर को देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले कॉलम में आधार दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में लोक साहित्य और तीसरे कॉलम में शिष्ट साहित्य। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसको, इस खिसकने वाली पट्टी को जरा बंद कर देते हैं अभी फिलहाल, और पेन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। देखिए दोस्तों, आधार की बात करें, रचयिता की आधार की बात करें, रचयिता की, तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी होता है। ध्यान से सुनिएगा, लोक साहित्य चूंकि अधिक पुराने होने के कारण, जो लोक साहित्य के जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, ये अज्ञात होते हैं, रचयिता अज्ञात होते हैं। समाज की सामूहिक धरोहर ये होती है, इसका कोई एक रचयिता नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, किसमें, लोक साहित्य में। लेकिन जब शिष्ट साहित्य की बात करें तो शिष्ट साहित्य का एक मुखिया होता है, और उस मुखिया का नाम भी होता है कि किसने लिखा है इसको, है ना, इसकी रचना किसने की है। जैसे प्रसाद ने रचना की है, पंत ने की है, या निराला ने की है, आदि आदि। और उसी तरह से जब हम प्रसार की बात करते हैं, प्रसाद नहीं, प्रसार, इनका प्रसार कितना है, तो ये मौखिक परंपरा होती है। मौखिक परंपरा होती है, मौखिक परंपरा समझते हो आप लोग, मौखिक परंपरा। जब रामायण महाभारत, जब ये प्राचीन समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उस समय जो हमारे संस्कार थे, रीति रिवाज थे, या हमारे जो महाकाव्य रहे हैं, ये भी मौखिक रूप से ही आगे बढ़े हैं। जब लिखने की परंपरा नहीं थी, तब सिर्फ कोई बोलता था, सुनकर के याद रख कर के फिर वो अगली पीढ़ी को सुनाया करते थे, है ना। तो आज सुना, उसको जिंदगी भर याद रखा और अगली पीढ़ी को वो ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से मौखिक परंपरा के माध्यम से सुनकर याद रख करके उसे आगे बढ़ाया जाता था, किसको, लोक साहित्य को। लेकिन शिष्ट साहित्य चूंकि लिखित था, है ना, और ये मुद्रित रूप में सुरक्षित था, लिखित रूप में था। वहीं अगर भाषा की बात करें तो इसमें व्याकरण के कड़े नियम नहीं होते थे, कड़े नियम नहीं होते। तो नियम तो आप लोगों ने कल के सेशन में पढ़े ही थे, है ना। तो काव्य रचना में कैसे कैसे नियमों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शिष्ट साहित्य की, तो ये व्याकरण सम्मत
परिमार्जित और मानक भाषा जैसे खड़ी बोली में, है ना, ये होता है। ठीक है, आप चूंकि एक विशेष भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर कुछ व्याकरण नामक जो है आपके कुछ नियम भी वहां पर फॉलो करने होते हैं। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सामूहिक आनंद, संस्कार और लोक कल्याण इसका उद्देश्य हुआ करता था। जबकि शिष्ट साहित्य इसमें जो रचनाकार होते थे उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां इसमें झलकती थी, इनकी कला प्रधान स्थान रखती थी ऐसे साहित्यों में। वहीं परिवर्तन की बात करें तो समय के साथ इसमें लोकमानस अपनी सुविधा से बदलाव कर लेता है ना। लोकमानस मतलब आम जनता, सुनने सुनाने वाले, है ना। और इसमें लेखक लेकिन लेकिन विशिष्ट साहित्य में लेखक की अनुमति के बिना कुछ भी बदलाव संभव नहीं होता है। तो ये 5 अंतर हम लोगों ने एक टेबल के माध्यम से समझे हैं और ये 5 अंतर मैं मानता हूं कि पर्याप्त होते हैं। कॉपी भरने की आवश्यकता कहीं से कहीं तक एग्जाम में नहीं होती है, याद रखिए, है ना। आइए कुछ विशेषताओं पर भी जरा चर्चा कर ले। जनपदी साहित्य की विशेषताएं क्या होती है? तो विशेषताओं में सामान्यतः हम 3-4 पॉइंटों के माध्यम से ही बात करेंगे, इन शॉर्ट बात करेंगे। मिट्टी की सौंधी महक, जी हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? अरे भाई, कोई भी जनपदीय साहित्य जब लिखा जाता है तो वो एक क्षेत्र विशेष के भूगोल पर, उसके खान पान पर, उसके पहनावे पर लिखा जाता है, उसी का सजीव चित्रण किया जाता है उसमें। इसलिए एक पॉइंट डाला गया है जिसमें एक अनुभूति हो रही है। ये जो साहित्य होता है ना, ये साहित्य में वहां की मिट्टी की सुगंध आती है, सुगंध उसकी महक आती है ना। उसी प्रकार से सेकंड इसकी दूसरी विशेषता हो सकती है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। जी हाँ, इस प्रकार के जो साहित्य होते हैं जनपदी साहित्य, इसमें वहां के जो सुख दुख होते हैं, उस जग जीवन के या कहें कि उस समुदाय के जो सुख दुख होते हैं, खेती किसानी त्योहार आदि उनके, उन सब का वर्णन इस प्रकार के साहित्य में किया जाता है। वहीं तीसरा पॉइंट आपका संगीत और लय, अगर कह सकते हो, यहाँ के इस जनपदी साहित्य में जो साहित्य होते हैं ना, ये लयबद्ध होते हैं, संगीतात्मक होते हैं, ताकि गा करके, ताकि श्रोता, है ना, परेशान ना हो, श्रोता जो है बोर ना हो जाए, तो संगीतात्मक इसको कर दिया। बस समझे। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 है सांस्कृतिक धरोहर। तो ये हमारी लुप्त होती परंपराओं को जीवित रखने का एकमात्र माध्यम है। अगर ये भी लुप्त हुआ तो हमारी परंपरा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी धीरे धीरे, जो कि काफी तक हद तक हो भी चुकी है। ये 4-5 पॉइंट काफी है आपकी विशेषताओं के तहत, है ना। अब आइए जरा जो 3 क्वेश्चन आपने एग्जाम में स्टार्टिंग में देखे थे, अब उनको अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो, या ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अब वो लिखेंगे कैसे आप लोग, उसके लिए कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। मैं लिख करके लाता हूँ क्योंकि पढ़ाने के बाद में विचार बदल जाते हैं, है ना, कि जो पीपीटी डिजाइन करते समय जो विचार रहते हैं ना, वो विचार पढ़ाते समय नहीं रहते, इसलिए क्योंकि एकदम फ्री माइंड से मैं वहां पर बैठता हूँ पीपीटी को यहाँ पर देखने के लिए कि क्या इसमें कंटेंट शामिल किया गया है, क्या इसमें शामिल करना है, तो उस समय विचार बहुत अच्छे रहते हैं। तो उस समय सोचा हुआ जो पॉइंट रहता है वो हो सकता है भूल जाए, तो भूलने के कारण ही मैं यहाँ पर लिख करके लाता हूँ। तो ये भूलने वाली जो बीमारी है ना, सिर्फ आपकी नहीं है दोस्तों, हमारी भी होती है ना। लेकिन हाँ, जिसको भूलने की जरूरत है वो भूलना है, नहीं भूलने को प्रयास करें कि ना भूले। वो प्रयास मतलब थोड़ी ना कि रट लेंगे आप, उसको रटना नहीं है दोस्त, उसको समझना है, सही तरीके समझकर अपने जीवन में उसको उतारना है, तो आप किसी चीज को भूल नहीं पाएंगे। अच्छा, जब प्रश्न की शुरुआत करेंगे आप लोग तो क्या करेंगे, भूमिका से करेंगे, है ना। ये मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बोलता हूं। तो उत्तर की शुरुआत जब आप करते हैं भूमिका वाला पॉइंट डालकर, इंट्रोडक्शन वाला डालकर, तो जनपद और लोक की परिभाषा से इसकी शुरुआत आप लोग करेंगे। और ऐसी परिभाषा में आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम, है ना, अगर इनका नाम उल्लेख करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा ये। क्लियर? क्योंकि इनके आने के बाद ही एक यू टर्न हो गया था इसका, ये मान लीजिए जनपदीय साहित्य का। इसके बाद में तुलनात्मक तालिका की बात कर लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको तुलनात्मक तालिका दिखाई है ना, लोक साहित्य और श्रेष्ठ साहित्य दोनों में अंतर करने वाली जो टेबल मैंने बताई है। तो परीक्षा में भी आप इसी प्रकार की टेबल बनाकर आइए, तो इससे क्या अंक अच्छे मिलने की उम्मीद रहती है। इसी प्रकार से उदाहरण भी आप लोग देते चले, है ना। यदि आप अवध क्षेत्र से हैं तो सोहर का उदाहरण दे, या ब्रज के तो पद का उदाहरण दीजिए। उदाहरण लिखने से उत्तर की जो है ना एक विश्वसनीयता प्रामाणिकता थोड़ी बढ़ जाती है। वही निष्कर्ष में जनपदीय साहित्य की शिष्ट साहित्य की जननी है और इसके बिना किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान अधूरी है। इस टाइप के कुछ थोड़े इंप्रेस करने वाले पॉइंट जरूर लिखेंगे तो आपका उत्तर एक सटीक रूप से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना। ये 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देकर के जा रहा हूं, आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिएगा, आंसर भी इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है ना।
और इसके अलावा नोट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। हाँ, कल वाले सेशन की बात करें तो कल वाला सेशन जो है यूनिट 3 का पॉइंट नंबर 10 पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मालवी भाषा पर कल, मालवी भाषा परिचय एवं क्षेत्र पर कल सेशन लेंगे। क्लियर है? चलिए, ये नोट्स वगैरह आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट है, जिनको भी नोट्स है 2026 के लिए, जिनको भी चाहिए नंबर दिए गए, इस पर कॉन्टेक्ट आप लोग कर सकते हैं, है ना। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर है और फाउंडेशन की अलग से है। तो इनके लिए छोटे छोटे अमाउंट का सब्सक्रिप्शन रखा गया है। जिनको दोस्तों को भी लेना है, अच्छे सीरियसली पढ़ना है, वो यहाँ से ले सकते हैं। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक करें बिना, क्लास को ना छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें जाने से पहले। मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, नए हैं आप, पहली बार सेशन पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, आपकी कोई क्लास छूटे नहीं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।